भारत के सबसे विवादास्पद कारोबारियों में से एक सुब्रत रॉय का सपनों का घर है। एक ऐसा घर जिसे बनाने में करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगे। लखनऊ शहर के बीचों बीच 170 एकड़ में फैला एक ऐसा साम्राज्य जहां पहुंचने के लिए देश के बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड के सितारे भी लाइन में लगते थे। लेकिन देखिए, जिस आदमी ने लाखों लोगों के पैसों से ये सपनों का महल खड़ा किया, वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में इसमें बिल्कुल अकेला रह गया। ये कहानी उस आलिशान घर की है जो आज वीरान है, और उस आदमी की जिसके विशाल साम्राज्य को सेबी के सिर्फ एक केस ने हिला कर रख दिया। ये कहानी है अर्श से फर्श पर पहुंचने की, एक ऐसे सहारा श्री की जिसका परिवार तो लाखों का था और अंत में उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। एक 30 साल का नौजवान जिसकी जेब में सिर्फ 2000 रुपए थे और आंखों में एक बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना था। उस नौजवान का नाम था सुब्रत रॉय। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय का मन नौकरी में कभी नहीं लगा। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो किया, लेकिन उनका असली जुनून बिजनेस में था। अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने एक पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचने का काम शुरू किया। वो घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर अपना सामान बेचते, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली मौका उन्हें तब मिला जब उन्होंने एक डूबती हुई चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस को सिर्फ 2000 रुपए की पूंजी से खरीद लिया। उस वक्त किसी भी बैंक ने उन्हें लोन तक नहीं दिया। किसी को यकीन नहीं था कि ये लड़का कुछ बड़ा कर पाएगा, लेकिन सुब्रत रॉय ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर सहारा इंडिया परिवार रखा और एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसने भारत की फाइनेंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन क्रांतिकारी था। उन्होंने उन लोगों को अपना टारगेट बनाया जिनके पास बैंक जाने की सुविधा नहीं थी या जो छोटी छोटी बचत करते थे। गांव और छोटे शहरों के दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाले और छोटे दुकानदार जो दिन के 10, 20 या 50 रुपए ही बचा पाते थे। रॉय ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। उनका नारा था, अब बस हर दिन 20 रुपए बचाइए और सहारा परिवार का हिस्सा बन जाइए। ये एक भावनात्मक अपील थी जिसने लाखों लोगों को छुआ। लोगों ने पैसे नहीं बल्कि एक सुरक्षित भविष्य का सपना सहारा में निवेश किया। रॉय ने एजेंट्स का एक विशाल नेटवर्क बनाया जो घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करते थे। यह भरोसे का एक ऐसा रिश्ता था जो बैंक्स की मुश्किल पेपर वर्क से कोसों दूर था। देखते ही देखते ये छोटा सा प्रयोग एक आंदोलन बन गया। कुछ ही सालों में सहारा के पास लाखों निवेशक और करोड़ों रुपए का फंड था। जो सफर एक स्कूटर से शुरू हुआ था, वो एक साम्राज्य बनने की राह पर था। 80 और 90 का दशक आते आते सुब्रत रॉय सिर्फ एक व्यवसायी नहीं बल्कि एक पहचान बन चुके थे। लोग उन्हें सहारा श्री के नाम से जानने लगे थे। उनका साम्राज्य अब सिर्फ फाइनेंस तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल एक ऐसे विशाल बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले उन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा। लखनऊ में उन्होंने सहारा सिटी नाम से एक पूरी टाउनशिप खड़ी कर दी जो अपने आप में एक शहर था। फिर पुणे के पास उन्होंने बनाया एम्बी वैली, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी लग्जरी हिल सिटी में से एक, जो अमीरों के लिए एक सपनों की दुनिया थी। इसके बाद उन्होंने मीडिया की दुनिया में एंट्री की। 1992 में राष्ट्रीय सहारा नाम से हिंदी अखबार शुरू किया और फिर सहारा टीवी लॉन्च किया जो बाद में सहारा वन बन गया। एक समय था जब घर में सहारा टीवी के शोज देखे जाते थे। रॉय की महत्वाकांक्षाएं जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई। उन्होंने एयर सहारा नाम से अपनी खुद की एयरलाइन शुरू कर दी। क्रिकेट और बॉलीवुड जो भारत की दो सबसे बड़ी धड़कनें हैं, रॉय ने उन पर भी अपनी छाप छोड़ी। सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा लिखा होता था। उन्होंने आईपीएल में पुणे वॉरियर्स नाम से अपनी टीम खरीदी। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक हर कोई सहारा श्री का दोस्त था। उनके बेटों की शादी भारत की सबसे महंगी शादियों में गिनी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे तक शामिल हुए थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा समूह को भारतीय रेलवे के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया था। दावा किया गया कि सहारा इंडिया परिवार से सीधे या परोक्ष रूप से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। उनका साम्राज्य भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने लंदन का ऐतिहासिक
ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क का प्रतिष्ठित प्लाजा होटल खरीदकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। 2012 तक सुब्रत रॉय का साम्राज्य का मूल काफी बढ़ चुका था और इंडिया टुडे ने उन्हें भारत के 10वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा दिया। वो एक ऐसे राजा बन चुके थे जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी और इस दुनिया का केंद्र था लखनऊ में बना उनका आलीशान महल। लखनऊ का सहारा सिटी किसी शाही रियासत से कम नहीं था। 170 एकड़ में फैला यह परिसर सुब्रत रॉय की सफलता और शान शौकत का प्रतीक था। इसी परिसर के अंदर उनका निजी आवास था, एक ऐसा महल जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े बंगलोज फीके पड़ जाएं। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह सत्ता का केंद्र था। कहा जाता है कि यहां मंत्रियों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और बॉलीवुड के सितारे एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। यहाँ पार्टियां होती थी, बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे और यहीं से सुब्रत रॉय अपने विशाल साम्राज्य को कंट्रोल करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है तो नीचे की जमीन नजरअंदाज हो जाती है। इसी चमक दमक के नीचे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो इस पूरे महल और साम्राज्य को उड़ा ले जाने वाला था। इस तूफान की शुरुआत हुई एक गुमनाम चिट्ठी से। साल 2010 में रोशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक पत्र लिखा। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि सहारा समूह की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गलत तरीके से जनता से पैसा जुटा रही है। ये मामला बाजार की नियामक संस्था सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास पहुंची। सेबी ने जब जांच शुरू की तो एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। सेबी ने पाया कि सहारा की ये दोनों कंपनियां OFCDS यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के जरिए करोड़ों लोगों से पैसा उठा रही थी। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो जब कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा जुटाना चाहती है तो उसे सेबी के कड़े नियमों का पालन करना होता है। लेकिन सहारा ने इन नियमों को नजरअंदाज करते हुए अपने एजेंट नेटवर्क के जरिए लगभग 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। सेबी ने इसे गैर कानूनी माना और नवंबर 2010 में सहारा को तुरंत इस तरह से पैसा जुटाने से रोक दिया गया। यह पहली दरार थी, एक छोटी सी चिंगारी जिसने आगे चलकर पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। सुब्रत रॉय, जो अब तक सिस्टम से ऊपर माने जाते थे, पहली बार सिस्टम के सामने खड़े थे। कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानना और भी दिलचस्प है। कैसे एक नियामक संस्था के नोटिस ने देश के सबसे शक्तिशाली आदमी को घुटनों पर ला दिया। लेकिन अगर आपको हमारी मेहनत और रिसर्च पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेबी की नोटिस के बाद सुब्रत रॉय और सहारा के बीच एक ऐसी कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो सालों तक चली। सहारा ने सेबी के आदेश को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सहारा का तर्क था कि वो कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है और सेबी के नियम उन पर लागू नहीं होते। उनका यह भी दावा था कि उन्होंने 95% से ज्यादा निवेशकों का पैसा पहले ही लौटा दिया है। लेकिन सेबी और अदालतें इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सेबी के आदेश को सही ठहराते हुए सहारा की दोनों कंपनियों को आदेश दिया कि वो निवेशकों से जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ वापस करें। यह सुब्रत रॉय और उनके साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट ने सहारा से उन 3 करोड़ निवेशकों का ब्यौरा मांगा जिनसे पैसा लिया गया था। इसके जवाब में सहारा ने जो किया वो भारतीय कॉरपोरेट हिस्ट्री की सबसे अजीब घटनाओं में से एक बन गया। सहारा ने 127 ट्रक्स में भरकर दस्तावेज सेबी के दफ्तर भिजवा दिए। इन ट्रक्स में करोड़ों फॉर्म्स और रसीदें थीं। सेबी ने आरोप लगाया कि इन दस्तावेजों का सत्यापन संभव नहीं था और उनमें कई निवेशक फर्जी या अज्ञात थे। मामला और बिगड़ गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार सुब्रत रॉय को पैसे जमा करने के लिए कहता रहा, लेकिन सहारा समूह ऐसा करने में विफल रहा। अंत में जब सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और फिर वो दिन आया 4 मार्च 2014, जिसने सब कुछ बदल दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुब्रत रॉय को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। वो सहारा श्री जो कभी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के साथ उठता बैठता था, अब एक अपराधी की तरह पुलिस हिरासत में था। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यह उनके पतन की सबसे बड़ी तस्वीर थी। जो आदमी हजारों करोड़ के महल में रहता था, अब वो जेल की एक छोटी सी कोठरी में था। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी विदेशी होटल बेचने की बहुत कोशिश की ताकि जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा सके।
लेकिन वो नाकाम रहे। 2 साल तक वो तिहाड़ जेल में बंद रहे। मई 2016 में उन्हें अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली और तब से वो पैरोल पर ही बाहर थे। लेकिन तब तक उनका साम्राज्य बिखर चुका था। एक कानूनी केस ने उस नींव को ही हिला दिया था जिस पर सहारा परिवार खड़ा था। जब सुब्रत रॉय पैरोल पर जेल से बाहर आए तो वो वापस अपने लखनऊ के उसी आलीशान महल में लौटे, लेकिन अब ये महल पहले जैसा नहीं था। इसकी चमक तो वैसी ही थी, लेकिन इसकी आत्मा मर चुकी थी। जो महल कभी सत्ता और ग्लैमर का केंद्र था, जहां दिन रात पार्टीज चलती थी, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो राजनेता जो कभी उनसे मिलने के लिए कतार में रहते थे, अब उनसे दूरी बना चुके थे। वो बॉलीवुड सितारे जो उन्हें अपना भाई कहते थे, अब गायब हो चुके थे। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस आदमी ने अपनी पूरी पहचान सहारा इंडिया परिवार के मुखिया के रूप में बनाई थी, वह आदमी अपने ही घर में अकेला था। उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में बस गए थे और बिखरते हुए साम्राज्य से खुद को दूर कर लिया था। विडंबना इतनी गहरी थी कि 14 नवंबर 2023 को जब सुब्रत रॉय का निधन हुआ तो रिपोर्ट्स के अनुसार उनके दोनों बेटे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उनके पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका आलिशान घर जो कभी उनकी सफलता का सबसे बड़ा स्मारक था, अब उनके अकेलेपन का गवाह बन गया था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। रॉय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सपना रॉय वहां रहती रही, लेकिन अक्टूबर 2025 में लखनऊ नगर निगम ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूरे सहारा शहर परिसर को सील कर दिया और उन्हें भी वो घर खाली करने के लिए कहा गया। एक समय जिस घर में दाखिल होना एक सपना था, आज उस पर सरकारी कब्जे के बोर्ड्स लगे हैं। सुब्रत रॉय की कहानी एक आधुनिक महागाथा जैसी है, जिसमें असाधारण ऊंचाई है, बेहिसाब दौलत है और फिर एक विनाशकारी पतन है। एक स्कूटर पर नमकीन बेचने वाले लड़के से लेकर एक विशाल साम्राज्य का मालिक बनने तक का उनका सफर किसी परिकथा जैसा लगता है। उन्होंने लाखों गरीब और ग्रामीण भारतीयों को बचत करने और सपने देखने का एक जरिया दिया, जिसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ उनकी कहानी नियमों की अनदेखी, वित्तीय गड़बड़ियों और एक ऐसे सिस्टम की है जो अंत में उन्हीं पर भारी पड़ा। सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वहीं है। उन करोड़ों छोटे निवेशकों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा में लगाई थी? सेबी के पास आज भी सहारा के हजारों करोड़ रुपए जमा हैं और सरकार रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसे लौटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है। लाखों लोग आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। सुब्रत रॉय का साम्राज्य आज एक खंडहर है और उनका आलिशान महल इस खंडहर का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो एक करिश्माई व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को एक परिवार का सपना बेचा, लेकिन अंत में ये सपना उन्हीं के लिए एक दुस्वप्न बन गया। शायद सुब्रत रॉय की कहानी यही बताती है कि दौलत, शोहरत और ताकत से एक आलिशान महल तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक घर बसाने के लिए भरोसा और ईमानदारी की जरूरत होती है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले आलिशान महल भी वीरान हो जाते हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सुब्रत रॉय एक हीरो थे जिन्हें सिस्टम ने फंसाया, या एक विलेन जिन्होंने गरीबों के सपनों से अपना साम्राज्य खड़ा किया? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।